दोस्तों, ये जो वीडियो में आप लड़की देख रहे हो, ये ही मनीषा है, मनीषा सिंह। और आज हम जानेंगे कैसे ये हंसता चेहरा दरिंदों का शिकार बना और कैसे उसका हर सपना हैवानियत की भेंट चढ़ा दिया गया। मनीषा हरियाणा के भिवानी की 19 साल की एक लड़की, जिसने अभी अभी इंटरमीडिएट ख़त्म करके अपने आगे के सपनों पर काम करना स्टार्ट किया था। मनीषा वैसे तो सिंघानी गांव की ही एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी और 12th के बाद वो BSc नर्सिंग करना चाहती थी। घर का बैकग्राउंड भी नॉर्मल ही था, कोई बहुत बड़ा हाई क्लास घर नहीं, बस एक नॉर्मल छोटा सा परिवार। पर मनीषा के सपने अपने घर वालों को बहुत ही अच्छी लाइफ प्रोवाइड कराने के थे। उसे लगता था कि 12th हो गया, बस नर्सिंग और कंप्लीट हो जाए, फिर सब ठीक होगा, एक अच्छी जॉब होगी, पैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। शायद इसी के चलते 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, जहां वो पढ़ाने जाती थी, और उसके बाद उसे आइडल कॉलेज भी जाना था नर्सिंग की कुछ जानकारी और फॉर्म कलेक्ट करने। मनीषा अपने स्कूल से एक 58 पर निकली, जहां वो पढ़ाती थी, फिर वहां से सीधा आइडल कॉलेज के लिए चली जाती। फिर वहां जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जब शाम होने लगी, मनीषा अभी तक घर नहीं आई थी और आज 4 बज चुका था। नॉर्मली मनीषा इतना लेट कभी नहीं करती थी। मनीषा के दादाजी को थोड़ी चिंता हुई और वो उसके पापा को फ़ोन करते हैं। फिर बात करने के बाद उस बस ड्राइवर के पास गए जिससे मनीषा रोज़ स्कूल जाया करती थी। ड्राइवर ने बताया मनीषा को स्कूल के पास ही एक कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाना था। शायद वो वहीं चली गई होगी और यही कारण है कि उसे इतना लेट हो गया। वो वापस घर लौट आए। शाम के करीब 6 बज रहे थे और मनीषा के पिता संजय के फ़ोन पर मनीषा की एक मिस्ड कॉल आई। फिर जब संजय ने दोबारा कॉल बैक किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता रहा। वो बार बार कॉल करते हैं पर फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। उसकी चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर वो अपने चाचा को साथ लेकर आइडल कॉलेज गए। जब वो वहाँ पहुँचे, वहाँ के गार्ड से मनीषा के बारे में पूछा तो उसने उसे पहचानने से मना कर दिया। यहाँ तक ये भी बोला ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई। फिर रिसेप्शन पर जाकर पता किया, वहाँ से भी सेम जवाब उन्हें मिलता है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं आई और ना ही वे मनीषा को जानते हैं। जब संजय ने CCTV चेक कराने को बोला तो कॉलेज स्टाफ ने साफ मना कर दिया। पर यहाँ संजय ने एक चीज़ नोटिस की कि रिसेप्शन पर मौजूद 3 लोग और उन तीनों ने ड्रिंक कर रखी थी और वो नशे की हालत में थे। फिर संजय अपने चाचा के साथ आइडल कॉलेज से बाहर आ जाते हैं और यहीं से 112 डायल करते हैं और पुलिस को पूरी जानकारी देते हैं। फिर कुछ समय बाद जब पुलिस वहां आती है और उनके साथ वो दोबारा रिसेप्शन पर जाते हैं और स्टाफ से CCTV फुटेज चेक कराने की बात कहते हैं, तो स्टाफ इस बार भी उन्हें मना कर देता है और कहता है हम बिना किसी लीगल नोटिस के आपको फुटेज नहीं दिखा सकते, पहले नोटिस लेकर आइए फिर फुटेज चेक करिए। और इस तरह संजय को उस कॉलेज से आज खाली हाथ निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। फिर संजय सीधा वहां से लुहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां वे अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती। उल्टा पुलिस ने तो ये तक कहा कि हो सकता है आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई हो या फिर कहीं घूम रही हो, वापस आ ही जाएगी, और वैसे भी 24 घंटे से पहले हम कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। मतलब एक बाप जो अपनी बेटी के ना लौटने से परेशान है, चिंता में है, और वो ये आस लेकर पुलिस स्टेशन गया था कि शायद वो उसकी बेटी को ढूंढेंगे, यहाँ उल्टा पुलिस वालों ने ही उनकी बेटी पर लांछन लगा दिया कि शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। अब ज़रा सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ बेटी का ना मिलना और दूसरी तरफ ये
बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना। फिर मनीषा के पापा संजय घर वापस लौट आते हैं और घर लौटकर जैसे जैसे रात गहरी होती है उनका डर और अपनी बेटी की सलामत होने की दुआ बढ़ती रहती है। फिर अगले दिन यानी 12 अगस्त को संजय दोबारा लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां सारा दिन बहाने और बार बार टाल मटोल करने के बाद फाइनली 5:30 बजे एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती हैं। फिर जब एएसआई शकुंतला संजय के साथ आइडल कॉलेज जाती हैं और वहां सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती हैं तो उन्हें फिर से स्टाफ द्वारा मना कर दिया जाता है। फिर क्या, पुलिस वहां से खाली हाथ वापस लौट आती है। और तो और पुलिस मनीषा के मिसिंग फ़ोन को ढूंढना भी जायज़ नहीं समझती, यहाँ तक उसकी लास्ट लोकेशन तक चेक करना ज़रूरी नहीं समझा और ना ही ये जानने की कोशिश की कि दोपहर से लेकर शाम तक किसी भी टाइम क्या मनीषा का फ़ोन कॉलेज की लोकेशन में मौजूद था या नहीं। केस में पुलिस का ढीलापन साफ दिख रहा था। ना तो पहले रिपोर्ट लिखी और अब सही से पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हो रही थी। फिर अगले दिन 13 अगस्त को आइडल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर के पास एक खेत में एक आदमी को किसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी मिलती है। हालत ऐसी कि देखने वाले को अटैक आ जाए। उसने तुरंत लोहारू पुलिस स्टेशन को कॉल की और वहां पुलिस को ये खबर दी। फिर एएसआई शकुंतला ने संजय को कॉल कर बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया। एएसआई की ये बात सुन संजय का दिल बैठ सा गया और वो तुरंत वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने बॉडी देखी तो संजय की मानो पूरी दुनिया वीरान हो गई हो। उसके सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। वो बेटी जो अपनी आंखों में न जाने कितने सपने लिए आगे की राह पर निकली थी, आज बेजान जमीन पर लेटी हुई थी और उसकी डेड बॉडी की हालत देखकर वहां खड़ा हर शख्स गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मनीषा का चेहरा पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुका था और उसकी दोनों आंखें गायब थीं। चेहरा इतना गला सा था कि जबड़ा साफ दिखाई दे रहा था। बॉडी देखकर हर कोई यही कह रहा था कि इस पर एसिड डाला गया है और तो और मनीषा की गर्दन भी बुरी तरह डैमेज थी। वो सिर्फ एक पतली सी हड्डी से जुड़ी थी। बॉडी की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद हर शख्स गुस्से से सुलग रहा था। अब मनीषा की मौत की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी और उसकी बॉडी की ऐसी हालत देखने के बाद सबके मन में बस एक सवाल था, इतनी दरिंदगी वो भी सिर्फ 19 साल की लड़की के साथ कौन कर सकता है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहां बढ़ने लगी और बड़ी तादाद में लोग वहां जमा होने लगे। गुस्साई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने जल्द से जल्द मनीषा की डेड बॉडी को भिवानी सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरा एरिया जहां लाश मिली थी उसे सीज कर दिया गया। लेकिन अभी भी पुलिस ने कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना तो क्राइम सीन को अच्छे से चेक करा, ना ही वहां की सॉइल टेस्टिंग के लिए भेजी और तो और आसपास के एक्टिव फोन्स को चेक करना भी जायज़ नहीं समझा। उधर लोगों का गुस्सा भी पुलिस के इस लापरवाही वाले रवैये पर फूट रहा था। लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और अब सबकी जुबान पर सिर्फ जस्टिस फॉर मनीषा का नारा गूंज रहा था। फिर अगले दिन 14 अगस्त को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने लोगों को हिला कर रख दिया। एक तरफ जिस किसी ने भी बॉडी को देखा था वो साफ कह सकता था कि उसका रेप हुआ है, उसके बाद टॉर्चर करके उसे मारा गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो कुछ और ही बताया। उसमें डॉक्टर ने साफ बताया कि मनीषा की इंटेस्टाइन में ऑर्गेनोफॉस्फोरस मिला है, जो एक टाइप का इंसेक्टिसाइड या कह लें पॉइजन होता है। मतलब बात साफ थी, रेप और टॉर्चर के मामले को सीधा सुसाइड बनाया जा रहा था, वो भी पॉइजन के सहारे। और तो और रेप का एंगल पूरी तरह से डिनाई कर दिया गया। रीज़न ये
कि कपड़ों पर और ना ही बॉडी पर सीमन का कोई भी पार्टिकल मिला है। और इन सब कारनामाओं के चलते जनता और मनीषा के परिवार वालों का गुस्सा फटना तो तय ही था, और वैसा हुआ भी। मनीषा की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने से घर वालों ने साफ मना कर दिया, और लोगों ने भी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करनी स्टार्ट कर दी। जब प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ा तो हरियाणा सरकार केस में छलांग लगाती है और केस में फेरबदल और एविडेंस छुपाने के साथ ही सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन ना करने के चलते कई पुलिस वालों को ट्रांसफ़र कर दिया गया और कईयों को सस्पेंड भी कर दिया गया, और डेड बॉडी को सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया। लेकिन यहाँ की रिपोर्ट वो तो और भी ज़्यादा फ्रॉड निकली। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मौत किसी जंगली जानवर के अटैक से हुई है, और यहाँ भी रेप का एंगल पूरी तरह से डिनाइड था। अब इन सारी गड़बड़ियों को देखते हुए ये तो साफ पता चल रहा था कि कोई तो है जो अपना क्राइम कवर करने के लिए रिपोर्ट में फेरबदल कर रहा है, क्योंकि मनीषा की बॉडी की जो हालत थी उससे साफ जाहिर था ये एक रेप एंड देन मर्डर केस है, जिसे पूरी हरियाणा की गवर्नमेंट एक तरह से नेचुरलाइज करने और सुसाइड साबित करने में लगी हुई थी। और तो और जहां चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था एसिड से डैमेज किया गया है ताकि मौत का रीज़न पता ना चल सके, और उस एसिड अटैक के एंगल को रोहतक पुलिस ने कितनी चालाकी से जानवरों का अटैक साबित कर दिया। इसी बीच प्रोटेस्ट जस्टिस फॉर मनीषा और तेजी पकड़ता है, जिसके बाद 18 अगस्त को पुलिस ने क्लेम करा कि उन्हें क्राइम सीन से मनीषा का एक नोट मिला है जिसे उससे खुद मनीषा ने लिखा है। लेकिन जिस शख्स ने सबसे पहले मनीषा की बॉडी देखी थी उसने साफ किया कि उसे वहां आसपास डेड बॉडी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा था। फिर ये सुसाइड नोट का एंगल क्या था लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मौत के इतने दिनों बाद अचानक कैसे सुसाइड नोट मिल गया, और अगर ये पुलिस के पास पहले से था तो ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई गई। मतलब ये बात तो साफ थी, पुलिस और प्रशासन सभी किसी बहुत ही पहुंच वाले इंसान को बचाने की कोशिश में लगे थे। जहां पुलिस से लोगों को उम्मीद होती है, पर मनीषा के केस में वहां रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। मनीषा के केस में पता नहीं सच कभी सामने आएगा भी या नहीं, और क्रिमिनल पकड़ा भी गया तो क्या सच में वो ही असली क्रिमिनल होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि जहां स्टार्टिंग से ही इस केस को दबाने के लिए इतनी चूक हो चुकी है और इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर यहां गड़बड़ी देखी गई है, यह कह सकना तो मुश्किल है कि मनीषा को जस्टिस मिलेगा भी। और मनीषा के साथ क्या हुआ ये सच सामने आना भी मुश्किल ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन लग रहा है। फिलहाल हरियाणा के सीएम ने ट्वीट के जरिए ये बताया कि मनीषा केस को अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है। साथ ही थर्ड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की बात बोली गई। फिर वही सब थर्ड रिपोर्ट में भी वही सारी बातें दोहरा दी गई हैं, और मौत पॉइजन की वजह से हुई, और बाद में वही जानवर वाला अटैक एंगल भी जोड़ दिया गया। गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया, और अब सबकी उम्मीद सीबीआई से जुड़ी है कि शायद ये जो सच है वो सामने लाएंगे। लेकिन ज़रा आप सोचिए, लोग इस केस को शुरू से कवर करने में लगे हैं, जिन्होंने भिवानी, रोहतक और फिर दिल्ली एम्स तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज करवा दिया। उनके लिए सीबीआई को बहकाना कितना ही मुश्किल होगा। मनीषा को न्याय मिले, सभी इसी आस के साथ सड़कों पर धरने दे रहे हैं। पर आपको क्या लगता है, इतने हाई प्रोफाइल लोगों के चलते क्या मनीषा को कभी न्याय मिल भी पाएगा? हम सब यही कह सकते हैं कि मनीषा के दोषी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। तो ये थी मनीषा केस की पूरी स्टोरी, जिसके सपने हैवानियत की भेंट चढ़ गए, और इस देश में आए दिन ना जाने कितनी लड़कियां इस दरिंदगी का शिकार होती हैं। तो सीक्रेट घटना में आज इतना।